आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6 का ये भाग 7 है। भाग 6 तक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में पढ़े थे, इसके जो प्रशासनिक व्यवस्था था इसके बारे में पढ़े थे। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक बार और समझिए। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा एक बार और याद दिला देते। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या क्या बताए थे। इसका जो शासन था एक तंत्रात्मक शासन था, यानी कि पूरे शासन की जिम्मेवारी इसी के हाथ में रहता था। यानी किसी और को विभाग में नहीं, किसी और को मुख्य जो जिम्मेवारी है किसी और को नहीं दिया था। छोटे छोटे ऐसे विभागों में बांट दिया था, लेकिन जो मुख्य जिम्मेवारी था, मुख्य निर्णय था, वो अपने पास रखता था। मुख्य निर्णय लेने की क्षमता जो अपने पास रखता था। और इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अकबर का पूर्वगामी। सब समझ लेना जरूरी है। पिछले भाग में जो बताए थे ये समझ लेना जरूरी है। अगर पिछले भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए, अकबर का पूर्वगामी इसको कहा जाता था। और इसने क्या किया था, इसने अपने साम्राज्य जब विस्तार होने के कारण साम्राज्य इसका बड़ा हो गया था, जिसके कारण इसने सूबों में बांट दिया था। क्या किया था, साम्राज्य को छोटे छोटे सूबों में बांट दिया था और हर जगह का एक एक सूबेदार रख देता। ये सूबा में बांट दिया था, हर जगह को एक एक क्या कर दिया था, सूबेदार रख देते। एक सूबेदार यहाँ का, एक सूबेदार यहाँ का, एक सूबेदार यहाँ का। अब बताइएगा सूबेदार कौन होते थे, किनको ये सूबेदार रखता था? आप लोग कमेंट में ये जरूर लिख कर बताइए कि सूबेदार किनको ये रखता था, किन लोगों को। अगर पिछले भाग का वीडियो देखे होंगे तो हम उसमें बताए हैं कि सूबेदार किनको रखता था। तो इसमें बताइए जरूर कि कमेंट में लिख सूबेदार किनको रखता था। तो हर सूबा का एक सूबेदार होता था और सूबा को भी छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया, जैसे सरकार, परगना और उसके बाद ग्राम। सबसे ऊपर क्या होता था, राजा। क्या बताते, सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद होता था ये सूबेदार, हर सूबा का सूबेदार के बाद सरकार, और सरकार के बाद परगना, और उसके नीचे क्या होता था, ग्राम। और ग्राम के प्रमुख होते थे, परगना के भी प्रमुख होते थे, सरकार के भी क्या होते थे, प्रमुख होते थे। और कोई भी दिक्कत होता था, मान लीजिए गांव में दिक्कत होता था, कौन किससे जवाब मांगता था? ये परगना वाला ग्राम के जो मुख्य होते थे उनसे जवाब मांगते थे, क्यों हुआ ये काम, ऐसा गलती क्यों हुआ। ये सरकार जो थे ये परगना से मांगते थे और सूबेदार मांगते थे सरकार से। और सरकार जो और सूबेदार से कौन हिसाब मांगता था, शेरशाह। समझ लीजिए, इतनी इकाइयों में बटा हुआ था। ये तो बता भी दिए थे। और इनका सैन्य व्यवस्था जो वो बहुत ही बेहतरीन था, सैन्य व्यवस्था। और सैनिकों का भर्ती की व्यवस्था जो था वो भी बेहतरीन था। इस सैनिकों का भर्ती ये खुद कराता था। कौन? शेरशाह सूरी। ये खुद सेनापति था और सैनिकों को भर्ती खुद उनकी योग्यता के दम पर भर्ती करवाया जाता था कि हाँ कितने, कौन सैनिक जो है कितने योग्य है। और वेतन भी उसी हिसाब से दिया जाता था जिस हिसाब से वो सैनिक योग्य होते थे। और दाग और हुलिया, सैनिकों का हुलिया पहचानना, उनका चेहरा पहचानना कि यही हमारा सैनिक है। और उसके बाद घोड़ा के दागने की प्रथा कि मान लीजिए घोड़ा को जिस युद्ध में लेकर जाना है, जो योग्य घोड़ा उसको दाग कर रखा जाए कि हाँ ये घोड़ा लेकर जाना है। और उसके बाद इसी में जो सुधार किए थे वो भी बहुत बेहतरीन था। कृषि में जो सुधार किया था वो भी बहुत बेहतरीन था। रैयतवाड़ी लागू किया था इसने, और उसके बाद कबूलियत लागू किया था। और उसके बाद जो पट्टा व्यवस्था था इसी ने लागू किया था कि पट्टा लिख कर दिया जाता था कि हाँ देखिए आपका इतना जमीन है, आपको इतना कर देना है। तो उधर से कबूलियत यानी एक्सेप्टेंस दिया जाता था किसानों की तरफ से। ये एक्सेप्टेंस दिया जाता है, हाँ हमारा इतना जमीन है, ठीक है हम इतना कर देंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी ने लागू किया था। और उसके बाद इसने रोडों का भी निर्माण करवाया, जैसे जीटी रोड हो गया, जीटी रोड का निर्माण करवाया। उसके किनारे सराय बनवाए थे। सराय का मतलब होता है रहने का व्यवस्था, कि यात्री जो भी जा रहे हैं कुछ दूर पर रहने का व्यवस्था बनवाया था। उसके बाद पानी की व्यवस्था करवाया था। साइड में वृक्ष, फलदार वृक्ष लगवाए थे। ये सब बेहतरीन व्यवस्था करवाया था। इसके गुप्तचर विभाग बहुत ही बेहतरीन थे। इसके क्या थे, गुप्तचर विभाग बहुत बेहतरीन थे। डाक व्यवस्था इसी ने शुरू किया था। डाक व्यवस्था बेहतरीन था, गुप्तचर विभाग बेहतरीन था। गुप्तचर विभाग क्यों बेहतरीन था, क्योंकि हुमायूं जैसे इतने ताकतवर शासक को हराना, और यहाँ पर कहां पर, चुनार के किला में। यहाँ पर समझिए, ये जो चुनार वाला किला था, ये जब हुमायूं लौट रहा था बंगाल से, हुमायूं बंगाल से लौट रहा था, यहाँ पर बंगाल से लौट रहा था। चुनार वाला किला में कौन था, शेरशाह सूरी था। और हुमायूं आकर चुनार वाला किला को घेर लिया था और बाढ़ आ गया था, हुमायूं दहा गया था। ये सब कैसे हुआ, गुप्तचर विभाग से। कैसे, ये सब इसको गुप्तचर विभाग द्वारा पता होता था। इसकी सबसे बेहतरीन गुप्तचर विभाग थी। इसे पता होता था कि देखिए गुप्तचर विभाग द्वारा इसको बताया गया था कि देखिए उसको बाढ़ के बारे में कुछ नहीं पता है। बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है, हुमायूं को कुछ पता नहीं है बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में, कब बाढ़ आता है, कहां पर बाढ़ नहीं आता है, कौन से मैदानी भाग है, कौन क्या है, इसको कुछ नहीं पता है।
और उसके बाद बंगाल से कब लौट रहा है, और किस रास्ता से लौट रहा है, कैसे उसको घेरना है, कैसे उसको अलग डायरेक्शन में लेकर जाकर इसी मैदान में कैसे लेकर जाने ताकि बाढ़ आया यहाँ पर, कैसे उसको रोक कर रखना, ये सब गुप्तचर विभाग के यानी गुप्तचर आकर सूचना देते थे इसको, किसको, शेरशाह सूरी को, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर ऐसे हुआ है, यहाँ पर ऐसे हुआ है, सब इसको सूचना कौन देते थे, गुप्तचर विभाग। तो क्या होता था, जो गुप्तचर विभाग था वो बहुत ही बेहतरीन था, डाक व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन था, ध्यान रखिएगा, इसने डाक व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन चालू किया था। और उसके बाद इसने जो मुद्रा प्रणाली, इसकी जो मुद्रा प्रणाली थी उसको भी बहुत बेहतरीन था। मुद्रा प्रणाली क्या था, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। जो मुद्रा प्रणाली था उसमें जो सिक्के थे, कैसे चांदी वाले सिक्के थे, सोना वाले सिक्के थे, और उसके बाद तांबा के सिक्के थे। तो चांदी का जो सिक्का था, चांदी का रुपया होता था, आपको पता है रुपया, और सोना वाला असरफी होता था, सोना असरफी, असरफी, और उसके बाद ये तांबा वाला दाम होता था, तांबा दाम। तो इन दोनों का जो अनुपात होता था, ये इसका जो हम मूल्य की बात करते 1:64 होता था, यानी कि 1:64। यहाँ पर 1:64 के रेशियो में ही रहता था। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी का यहाँ पर 1 रुपया है, तो तांबा का कितना दाम के बराबर है, 64 को तांबा के दाम के बराबर है। ध्यान रखिएगा, चांदी का 1 रुपया है तो 64 को दाम के क्या है, बराबर है। इस अनुपात में ये होता था। तो ये इतनी वैल्यू थी इसकी। अब उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद 1545 में, आपको पता है कि इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1545 में। 1545 में कालिंजर के किला में बम फेंक रहा था, तो बम उल्टा कर इसी के जो सेना में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, कहानी खत्म हो गया शेरशाह का। उसके बाद इसके बेटा जो था इस्लाम शाह राजा बना। क्या बना, इस्लाम शाह राजा बना। उसके बाद इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई, और इस्लाम शाह की मृत्यु होने के बाद कई अयोग्य शासक हुए, इसके जितने योग्य नहीं हुए, इस्लाम शाह के जितने योग्य शासक नहीं हो पाए, जिसके कारण ये हुआ कि हुमायूं जो था वो बाहर था। इसने हुमायूं को कन्नौज वाला युद्ध में हरा कर बाहर भेजा था, इधर काबुल की तरफ था। जब देखा ऐसी स्थिति की इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई, तो उधर से हराते हुए सब सारे राजाओं को कहां पर एंट्री किया, हुमायूं ने इधर भारत में एंट्री किया। और उसके साथ एक बेहतरीन सेनापति बैरम खां था, ध्यान रखिएगा, उसके साथ एक बेहतरीन सेनापति कौन था, बैरम खां था। जिसके बाद अब इसके जो उत्तराधिकारी थे क्या करते थे, आपस में लड़ जाते थे, आपस में लड़े रहते थे। इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर हुमायूं भारत में एंट्री कर गया तो हम लोगों का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिसको ध्यान इन्होंने नहीं दिया, इसके उत्तराधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, और एंट्री हो गया हुमायूं का। हुमायूं का एंट्री होने के बाद यहाँ पर सरहिंद में किसके किसके बीच में युद्ध हुआ, 1555 में बैरम खां और सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें सिकंदर शाह सूरी की हार हुई। और यहाँ से ये जो सूर वंश का यहाँ से शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। कहाँ से, दिल्ली से। और यहाँ पर पुनः मुगल वंश की स्थापना हो गई। मुगल वंश की स्थापना हुई। किसने किया, फिर पुनः मुगल वंश की स्थापना किसने किया, हुमायूं ने पुनः मुगल वंश की स्थापना की। और यहाँ से दिल्ली से इनका बिखराव हो गया सूर वंश का। लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा। फिर ये युद्ध करने के लिए आएंगे। जब हुमायूं के बाद हुमायूं का लड़का जब बनेगा राजा, अकबर जब राजा बनेगा, तो फिर ये युद्ध करने के लिए आएंगे। उसमें हम बताएंगे कि युद्ध करने के लिए कैसे आए, क्या हुआ, उसमें बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। इस भाग में नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम उस भाग में बताएंगे कौन थे, कैसे आए। तो पुनः मुगल वंश की स्थापना हो गई, और इसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य साबित हुए। अब इसका थोड़ा इसके बाद जो उत्तराधिकारी यानी कि इस वंश का पतन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस वंश का पतन क्यों हुआ, क्या मुख्य कारण क्या क्या था पतन के कारण। पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। अयोग्य जो उत्तराधिकारी हुए, ध्यान रखिएगा, अयोग्य उत्तराधिकारी। उसके बाद जो अन्य वर्गों में फूट पड़ गई, अब समझिए, रहने वाले जो जनता थे अन्य वर्गों में फूट, इनके जो राज्य में रहने वाले जनता थे उसका आपसी विवाद हो गया, जनते में आपस विवाद हो गया। समझिए, जब शेरशाह सूरी था तो किसी में कोई भी आपसी मतभेद नहीं था, जनता में आपसी विवाद नहीं था, सब एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन इनके राजा बनते पता नहीं कैसे जनता भी कई भागों में बट गया।
जनता भी कई भागों में बट गई और आपसी जनता भी आपस में जनता का फूट पड़ गया और जिसके कारण जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई राजा के प्रति। जब भी कितना भी ताकतवर राजा हो, अगर जनता के मन में राजा के प्रति असंतोष की भावना अगर उत्पन्न हो जाएगी तो राजा को गद्दी से हटना निश्चित हो जाता है। अब क्या हुआ, जनता में असंतोष की भावना तो थी ही। किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन के लिए कई गो कारण हो जाते हैं। पलायु के शासक, अन्य वर्गों में पूरी जनता के बीच असंतोष, अपने में ये लोग झगड़ा किए रहते थे, मार झगड़ा अपने में फरिया लेते थे। ये क्या कर रहे थे, आपसी संघर्ष इनका चलता था। आपसी संघर्ष, राजा बनने के लिए आपस में लड़ जाते थे। इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद इधर से ये आ रहा है हुमायूं, भारत में एंट्री करने वाला, इनको कोई फिक्र नहीं है। 1553 के बाद तो और ये लोग बट गए। 1553 के बाद और इनमें आपसी मतभेद होने लगे। बाहर से क्या लड़ेंगे, जब आपसी मतभेद हो जाएगा तो बाहर से लड़ पाएंगे नहीं। और हुमायूं इधर से एंट्री कर रहा था, सर हिंद का युद्ध हुआ यहाँ पर 1555 में, सर हिंद का युद्ध हुआ। अब सूर्यवंश पूरी तरह से दिल्ली से एकदम खत्म हो गया, लेकिन ये निचला वाला क्षेत्र में बचा हुआ था। अभी पूरी तरह से ये खत्म हो गया था, आपसी संघर्ष के कारण खत्म हुआ ना। अगर मिलकर रहे होते तो आपसी संघर्ष के कारण खत्म नहीं हुआ होता। तो यही कारण था, इनके पतन का कारण था कि आपसी संघर्ष। कई वो कारण हो गया, अयोग्य, यहाँ पर अन्य वर्गों में फूट, जनता में असंतोष और आपसी संघर्ष। और ये जो शेरशाह सूरी, यहाँ पर सूर्यवंश यहाँ पर पूरी तरह से अंत नहीं हुआ। अभी इसके कुछ शासक बचे हुए हैं। अभी इसके कुछ शासक बचे हुए जो कि अकबर के समय आएंगे, जब अकबर राजा बनेगा उस समय आएंगे। ये वाला पूरी तरह से खत्म हो गया। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।